वर्किंग प्रोफेशनल कैसे बेस्ट तरीके से तैयारी कर सकते हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। उसके लिए कुछ ऑप्टिमाइजेशन आइडियाज़ मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। वीडियो वेरी वेरी हेल्पफुल रहेगा। आप अगर कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, काम कर रहे हैं, काम के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को फास्ट करके देखें, बट वीडियो को पूरा देखना चाहिए आपको। चैनल पे जो लोग नए हो, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, बेसिक जानकारियाँ लिखी हुई हैं। चलो, सबसे पहले मैं कुछ रूल्स आपको रिवाइज करवाता हूँ। मुझे पता है आप सबको थोड़ा थोड़ा ये पता ही होगा, बट मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप पे ये लागू होगा। क्वालिटी ज़्यादा ज़रूरी है तैयारी के लिए। ये इन जनरल भी होती है, चाहे आप वर्किंग हो या ना हो। बट आपको ऐसा लगता है कि कोई और बंदा है, वो लाइब्रेरी में जाकर 10-10 घंटे की पढ़ाई कर रहा है और मुझे दिन के 4 से 5 घंटे ही मिलते हैं, या 3 घंटे ही मिलते हैं, या 2 घंटे ही मिलते हैं, तो मैं उससे पीछे रह जाऊँगा, मैं उससे कम्पीट नहीं कर पाऊँगा। देखो, एक तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको तैयारी करनी है और आप जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, तो फिर आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि आपको क्वालिटी बेस्ट लेकर के आनी है। आप जितने भी घंटे पढ़ पा रहे हो डेली के, उसमें से बेस्ट आउटपुट आपको निकालने पे फोकस करना है। वहाँ पे आप टाइम पास करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगली बात यह है कि आप सिलेबस और पीवाईक्यू के पैटर्न्स पे स्टिक करेंगे। कभी भी दिमाग में ये नहीं सोचेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ गई तो, आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन आ गया तो, कुछ अलग सी चीजें आ गई तो। उसको सोचकर अगर आप तैयारी करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप पीवाईक्यू के पैटर्न्स पे स्टिक करेंगे और सिलेबस पे स्टिक करेंगे। आई होप अभी तक आपके पास सीजीएल का सिलेबस और ढेर सारी पीवाईक्यूज आ ही गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो प्लीज इसको जाकर के ग्रैब कीजिए। और जो सिलेबस है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया, वहां से आप सिलेबस पे जरूर नजर मारेंगे। देखिए, माइंडसेट बहुत मैटर करता है। आप लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि यार हमें तो टाइम नहीं मिल रहा, हम तो क्या करें, काश हम जॉब छोड़ पाते। लेकिन अगर आप जॉब छोड़ने की हालत में नहीं हो, आइडियल केस में आप जॉब छोड़ दो अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी है तो। लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनके पास ना जॉब छोड़ने की पॉसिबिलिटी है और ना उनको करंट जॉब ऐसी लगती है कि वो उसमें रह सकते हो, इसलिए वो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो आप फ्रस्ट्रेटेड माइंडसेट हटाओ, अपने साथ पीस लाओ, ठीक है। पीसफुल तरीके से तैयारी करो, बहुत ज्यादा इसमें फ्रस्ट्रेट मत करो, जिंदगी मौत का सवाल मत बनाओ इसको, ठीक है। आराम आराम से तैयारी करो और अपने माइंडसेट में रखो, क्रिप करना छोड़ दो कि भाई दूसरों को समय मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा, हम तो पीछे रह जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। ये सब चीजें मत सोचो। माइंड में पॉजिटिविटी रखो कि यार रिजल्ट जो भी होगा मैं अपना बेस्ट इसी में निकाल करके दूंगा, उसके बाद जो होगा होगा, ठीक है। बट अपना बेस्ट देने पे फोकस करो, फ्रस्ट्रेट नहीं रहना। वीकेंड्स को, हॉलीडेज को, सबको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से यूज करना है। ऑफिस की पार्टी चल रही है तो वो आपके जैसे लोगों के लिए नहीं है। आप अपने जॉब को पसंद नहीं करते तो अपने कोलीग्स को भी पसंद मत करो, और उनके साथ आपको उठना बैठना, फालतू की गॉसिप करने का समय आपके पास नहीं है। आपने ये लाइफ अपने लिए चुना है कि आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो प्लीज वीकेंड्स को, हॉलीडेज को एक्सप्लॉइट करो। जिस दिन आपकी छुट्टी हो उस दिन 10 से 12 घंटे का आउटपुट निकालने का अपना बेस्ट प्रयास करो, जितना आपका हो सकता है, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो बहुत पीछे रहोगे। अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखेंगे, ठीक है। दूसरे लोग 4 चीजें पढ़ रहे हैं, 4 जगह से जीके पढ़ रहे हैं, 2 जगह से मैथ्स के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते। अपने आप को लिमिट करो, अदरवाइज कभी नहीं आगे पहुंच पाओगे, ठीक है। और अपने बैकग्राउंड को एक्सप्लॉइट करो, ठीक है। अगर आपने बीटेक कर रखा है, यानी कि आपका मैथ्स का बैकग्राउंड रहा है, आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद भी अगर मैथ्स के एक छोटे से कॉन्सेप्ट के लिए, यानी परसेंटेज का भी अगर आपको वीडियोस देखकर समझना पड़ रहा है, परसेंटेज के लिए भी आपको रिक्वायर्ड है कि आप 25 घंटे के वीडियो देखो, तब आप समझ पाओगे। तो फिर यार अपने बैकग्राउंड को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अपने बैकग्राउंड को आपको एक्सप्लॉइट करना है, जो भी आपकी बैकग्राउंड की नॉलेज है उसको भी इस्तेमाल में लाना है। चलो, सब्जेक्ट वाइज में बात करता हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मैं बात करूंगा सबसे पहले मैथ्स के लिए, ठीक है। दिस इज दी एलिफेंट इन द रूम एज दे से, ठीक है। सबसे बड़ा सिलेबस आपको इसी का लग रहा होगा, बहुत सारे लोगों को यही डुएबल लग रहा हो, नहीं लग रहा होगा, मतलब डुएबल। तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले देखो, जरूरत होती है कि आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को सीखो और प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच को समझो, ठीक है। बट क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है तो कॉन्सेप्ट्स आप कुछ चुनिंदा चैप्टर्स के छोड़ सकते हो, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो। अगर आपका बैकग्राउंड मैथ्स वाला नहीं है तो फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना। इसके साथ कोई ऑप्टिमाइजेशन करने की प्रयास नहीं करेंगे आप। जहां से भी आप कॉन्सेप्ट अभी भी कर रहे हो वहीं से कंटिन्यू रखो, कॉन्सेप्ट के साथ कोई छेड़छाड़ ना करो। अदरवाइज ये आपको प्री में तो हेल्प कर देगा, बट मेंस में बहुत आपको मशक्कत झेलनी पड़ेगी अगर आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कमजोर होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आप जहां से भी कर रहे हो, जैसे जो भी आपका अभी तक प्लान चल रहा होगा, क्योंकि एग्जाम अब नजदीक आ चुका है तो मुझे पता है आपके पास प्लान तो होगा ही, उसी पे स्टिक रहो। मैं प्रैक्टिस के साथ ऑप्टिमाइजेशन के तरीके आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ एक अजीब सी लाइन लिखी हुई है कि पीवाईक्यू के बुक्स को अवॉइड करो। मैं सारे लोगों को बताता हूँ कि आप पीवाईक्यू बुक्स ही प्रैक्टिस करोगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो। देखो, पीवाईक्यू बुक्स का पॉइंट क्या होता है। मान लो एक चैप्टर है जिसके अंदर 500 पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, ठीक है, कंपाइल करके। होता क्या है, इस 500 में से
लगभग 450 या 400 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो रिपीटेटिव नेचर के होंगे, इजी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छा है तो ये इजी क्वेश्चंस तो आप एग्जाम में निकाल ही डालोगे, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो बचते हैं 100 सवाल अप्रोक्सीमेटली, यही मेन क्वेश्चंस होते हैं जो 500 क्वेश्चन करते करते स्टूडेंट इसके अंदर स्टार लगाते हैं और इन स्टार मार्क क्वेश्चंस को वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके उनका मैथ्स अच्छा होता है। आपके पास क्योंकि बैकग्राउंड है या फिर आपके पास समय की कमी है, जो भी रीजन है आपका, आप इन 400 क्वेश्चंस में अभी टाइम नहीं दे सकते हो। आपको डायरेक्टली जंप करना है इन क्वेश्चंस में, यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है टॉपिक वाइज। इन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे लगाया है, वहां पर आप जाएंगे। आपको ये कुछ नहीं है, पीवाईक्यूज के ही क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे वाले जितने भी पीवाईक्यूज है चैप्टर वाइज, उनका कंपाइलेशन डाला हुआ है चैप्टर वाइज, उनको जाकर के आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस का सोर्स आपका ये रहेगा, और एक बार नहीं, आपको फोकस करना है कि आप एग्जाम से पहले 2 से 4 बार इन सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर जाओ। इससे क्या होगा, पीवाईक्यूज में जो टफ वाले कॉन्सेप्ट है, टफ वाले क्वेश्चन है, ये आपके हो जाएंगे। उसके साथ में आपको एक काम और करना है पीवाईक्यूज के साथ। अभी देखो जितने भी रीसेंट एग्जाम्स होंगे ना, जैसे अभी आपका जीडी का पेपर हुआ, अब आप बोलेगे क्या बात कर रहे हैं सर, हम और जीडी का सवाल करेंगे, हम तो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। जो भी रीसेंट सवाल आपके आ रहे एग्जाम के, यानी अभी आपके एग्जाम से पहले सिलेक्शन पोस्ट का भी पेपर होगा, यूट्यूब में वेरियस चैनल जो है वो इसके क्वेश्चंस जो अच्छे वाले होते हैं ना, टॉप क्वेश्चंस हर चैप्टर के, ठीक है। जैसे मान लो ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री के सारे सवाल नहीं करने, ज्योमेट्री के जो आपके टॉप के क्वेश्चन है अभी रीसेंट एग्जाम के, जैसे जीडी का निकलेगा, सिलेक्शन पोस्ट का निकलेगा, इवन पुराने सीजीएल का, सीजीएल 24 का, सीजीएल 23 का जो बेस्ट क्वेश्चंस होगा टॉपिक वाइज, ये आप यूट्यूब में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। आपको इन बेस्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ये 2 सोर्सेस आपको लगाने प्रैक्टिस के, इन्हीं पे स्टिक करना है। इनको मल्टीपल टाइम्स करोगे, यहीं से आपकी कृपा बरस जाएगी, ठीक है। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, पूरा पीवाईक्यू बुक करने का ना आपके पास समय है और ना इससे आपके आउटपुट निकलेगा। क्वालिटी पे आपको फोकस करना है। तो ये जो मेन पीवाईक्यू की पीडीएफ मैं आपको दूंगा, यहां से आप 2-4 बार करोगे। इसके अंदर अच्छी बात क्या है कि इसका बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्यूशन का वीडियो भी डाला हुआ है, ठीक है। तो ये बेस्ट अप्रोच का सॉल्यूशन वीडियो भी आप देख के अच्छे से अप्रोच को भी अपने मास्टर कर लोगे। और उसके साथ में जो बेस्ट क्वेश्चंस के आएंगे, बेस्ट क्वेश्चन के पीडीएफ देखो बहुत सारे टीचर्स जो हैं आपको, जैसे आरबीई के चैनल पे आएगा, श्योर शॉट आता है आरबी के चैनल पे, पुराने पे भी आया होगा, तो इसको आप इनको फॉलो कर सकते हो। अगर ये डालते हैं, अगर ये नहीं भी डालेंगे तो बहुत सारे दूसरे चैनल्स पे भी डाल दिया जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं लगी। अब मैं जीके पे आता हूँ। जीके का सिलेबस भी आपको बहुत ज्यादा लंबा लग रहा होगा, तो देखो, एक तो अगर जो लोग भी जीके जीनियस बैच में इनरोल्ड है वो बेस्ट सूटेड है, क्योंकि हमने टाइम एफिशिएंट तरीकों से ही तैयारी करवाने को अपना मेन प्रायोरिटी बनाया, ठीक है। दूसरे बैचेस में क्या होता है कि 2000-3000 घंटे का कंटेंट होता है, अपना रिवाइज कर पाओगे ना कुछ। हमारे बैच में क्या है, 100 से 120 घंटे का टोटल कंटेंट है, इसको आराम से आप पढ़ के रिवाइज भी कर सकते हो अपने एग्जाम से पहले। तो अगर जो लोग बैच में इनरोल्ड है उनके साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं। हालांकि बैच का जो प्राइस है वो 26 तारीख से बढ़ने वाला है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। 26 तारीख से बैच का प्राइस हाइक होने वाला है, तो ये अभी इसका करंट प्राइस है। और अगर आप इसमें कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल करोगे तो ये आपको और भी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगा फिलहाल के लिए, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब। फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन जो लोग लूसेंट के साथ जाना चाहते हैं, जो लोग बोलते हैं नहीं मुझे बैच के साथ नहीं जाना, मैं बुक के साथ ही जाना चाहता हूँ, लूसेंट ही पढ़ना चाहता हूँ, तो लूसेंट पढ़ने का भी एक तरीका है। मैं एक तरीके के ऊपर डिटेल वीडियो भी बाद में लेकर के आऊंगा, लेकिन मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। लूसेंट आपको ऐसे पढ़ना है कि मैंने एक इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स का वीडियो दिया था, उस वीडियो के अंदर मैंने कुछ आपके लगभग 40 से 50 ऐसे टॉपिक्स निकाले थे जो कि एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। जीके में मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस इन्हीं टॉपिक्स से होते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप लूसेंट की मदद से और वेरियस अदर इंटरनेट सोर्सेज की मदद से मास्टर करोगे, और उसके बाद ही इधर उधर कहीं भागोगे, ठीक है। तो आपको लूसेंट अगर पढ़ना भी है तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रखकर पढ़ो। बाकी मैं डिटेल्ड वीडियो भी जल्दी लाने वाला हूँ, ठीक है, कैसे पढ़ना है लूसेंट को। तो आप लूसेंट को पढ़ना है तो इनसे पढ़ो। पूरा लूसेंट पढ़ने का आपके पास ना समय है और ना आप उसको रिवाइज कर पाओगे, इसलिए पूरा लूसेंट पढ़ने की गलती नहीं करोगे। साथ में पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस बहुत बहुत अधिक है, तो आप डेली 2 से 4 पीवाईक्यू के सेक्शनल टेस्ट, ठीक है, ये आपको टेक्स्ट बुक पे ही मिल जाएंगे। पीवाईक्यू का सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट ऐसे करके आता होगा, PYST ऐसे करके। तो ये 2 से 4 आप डेली के लगाओगे। और ध्यान रखना इसमें 2024 वाले का वेस्ट मत करना, क्योंकि वो आप मॉक के फॉर्म में देने वाले हो, तो 2023-22 इनका लगाते रहना। और टेक्स्ट बुक का अगर पास कोई भी बाय कर रहे हो तो कूपन कोड क्लस्टर यूज कर लेना, डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर फिलहाल के लिए डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है, यानी करंट अफेयर के क्वेश्चन एक तो आते नहीं है ज्यादा, 2 से 4 सवाल ही आते हैं, और वो सवाल भी बहुत पुराने ज्यादातर पूछे जाते हैं, खासकर प्री में, ठीक है। तो करंट अफेयर्स अभी के लिए आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करोगे, ठीक है। करंट अफेयर आपको कहीं से नहीं करना, डेली करंट अफेयर ये सब करके टाइम
टाइम की बर्बादी नहीं करोगे। करंट अफेयर जब एग्जाम नजदीक आएगा, मैं करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए एक वीडियो ले आऊंगा, ठीक है, करंट एग्जाम का ट्रेंड देखते हुए, और केवल इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप किसी भी एनुअल करंट अफेयर के कंपाइलेशन से कर लोगे, ठीक है। जैसे स्पीडी का एनुअल करंट अफेयर का कंपाइलेशन आता है, ठीक है, ये हार्ड कॉपी फॉर्म में आता है, आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर कोई भी दूसरा अदर मैगजीन जिसको आप फॉलो करते हो वहां से भी कर सकते हो, किसी की वीडियो है वहां से भी कर सकते हो, बट इसको बिल्कुल सेलेक्टिवली होकर के करोगे। अगर बात करें इंग्लिश में जो भी चीज आप ऑलरेडी कर रहे हो उसको करते रहो, ठीक है। इंग्लिश में बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स नहीं लेना, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज आपके प्री में तो नहीं है बट मेंस में थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इंग्लिश के साथ ज्यादा शॉर्टकट्स मत लेना, लेकिन एक चीज आप एक्स्ट्रा करना कि इंग्लिश में हर दिन 4 से 5 या तो सेक्शनल पीवाईक्यू के टेस्ट लगाना वहीं आपके टेक्स्ट बुक से, या फिर 20 मिनी टेस्ट लगाना। दोनों नहीं करना है, दोनों में से एक करना है। मिनी टेस्ट कहाँ से देने हैं, तो ये अड्डा 247, ठीक है, ये अड्डा 247 का ऐप आता है। इस ऐप के अंदर 5-5 क्वेश्चंस के 5 से 10 क्वेश्चन के छोटे छोटे टेस्ट के सेट बनाए हुए होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। यहाँ से आप जाकर कर सकते हो। तो अड्डा 247 से या तो कर सकते हो क्योंकि इसके क्वेश्चन काफी रेलेवेंट होते हैं, और अदरवाइज आप पीवाईक्यू के ही 4 से 5 सेक्शनल टेस्ट डेली के लगाओगे। कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, मेट्रो में, बस में, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, तो ट्रैवल के टाइम पे ये हो जाता है, ज्यादा समय इस पे लगता नहीं है। उसके साथ में आप जो भी इंग्लिश में कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। लेकिन ये एक्स्ट्रा करने से होता क्या ना, इसका मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ। सपोज करो कि आप वोकैब बहुत ज्यादा नहीं रट पाए, ठीक है, कम समय के होने की वजह से, और ग्रामर में सारी चीजें नहीं पढ़ पाए, ग्रामर आप 60 से 70% ही कर पाए, ठीक, और कॉम्प्रिहेंशन की भी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई। तो कॉम्प्रिहेंशन यानी क्लोज टेस्ट के जो सवाल हैं वो तो आपके यहाँ से प्रैक्टिस हो ही रहे हैं, साथ के साथ ग्रामर का एसएससी का एक पैटर्न होता है, ग्रामर के सवालों को पूछने का, उनके आंसर्स का। तो इस पैटर्न को आप पीवाईक्यू देते 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 पकड़ सकते हो, ठीक है। तो इस पैटर्न को अगर आप पकड़ लेते हो, पीवाईक्यूज को अगर डेली प्रैक्टिस करोगे, तो ये पैटर्न आपके पकड़ में आ जाएगा कि एसएससी ग्रामर में किस तरह के सवाल पूछता है, उसमें क्या गलतियां होती है, आमतौर पर वो गलतियों को कहाँ छुपाता है, ये आपके पकड़ में आ जाएगा अगर आप डेली इसको प्रैक्टिस करोगे। और वोकैब भी अच्छे खासे आपके प्रैक्टिस होगा, क्योंकि हर दिन अगर आप मान लो 5 सेक्शनल लगा रहे हो, एक सेक्शनल में अगर चलो मानते सिर्फ 5 वोकैब ही हैं, तो डेली के आपके 25 वोकैब का तो प्रैक्टिस हो रहा है ना, ऐसे ऐसे करके ही, ठीक है, और वो भी सारे प्रॉपर पीवाईक्यू वाले हैं। तो इससे भी आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा। तो अगर इंग्लिश में किसी दिन मान लो आपकी तैयारी बहुत ज्यादा नहीं हो पाती, इंग्लिश में कुछ नहीं कर पाते, तो मिनिमम इतना करने का बस मेंटेन करो, ठीक है। और 4 सेक्शनल देने में कोई ये नहीं बोलेगा कि बहुत समय लगता है। 4 सेक्शनल हार्डली आप 1 घंटे के अंदर अंदर दे सकते हो, ठीक है, 1 आवर के अंदर अंदर 4 सेक्शनल आप निकाल सकते हो, अदरवाइज 20 मिनी टेस्ट निकाल लो, ठीक है। तो इतना काम आप इंग्लिश में जरूर करें, उसके बाद जो आप चीजें कर रहे हैं जितना हो पाता है उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक। रीजनिंग में मैं कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि रीजनिंग ऑलरेडी बहुत कम समय में आराम से किया जा सकता है, मुझे पता है आप लोग वैसे कर भी रहे होगे। तो रीजनिंग के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। अगर आपको फिर भी रीजनिंग में कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। टेस्ट के बारे में बात करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या करेंगे, हर टेस्ट में मैक्सिमम आउटपुट आप गेन करने की कोशिश करेंगे, कि एक टेस्ट आपने दिया, उसके बाद ऐसा नहीं कि अगले दिन दूसरा दे दिया, फिर उसके बाद तीसरा दे दिया, नहीं। टेस्ट करने के बाद आपको अच्छे से उसको एनालाइज करना है, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कि एनालिसिस आपको एक्चुअल में कैसे करना होता है, इसका मैंने एक लाइव डेमो दिया है, ठीक है। वैसे आपको एनालाइज करना है, अपने आप को काम अलॉट करना है, और फिर आप अगले टेस्ट की तरफ ही भागोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना एनालिसिस और एनालिसिस का काम किए हुए आप सीधे दूसरे टेस्ट में चले गए। आपकी टेस्ट की फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, दूसरे जो एस्पिरेंट है वो 2 से 4 दिन की फ्रीक्वेंसी पे दे रहे, हो सकता है आप 5 दिन या हफ्ते दिन की फ्रीक्वेंसी पे नए नए टेस्ट दे पाओ, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। टेस्ट आपको शुरू कब से करने हैं, तो एग्जाम आपके जून में है, तो मैं बोलूंगा आइडियली आपको अप्रैल मिड से आपके टेस्ट मैक्सिमम, इससे ज्यादा लेट मत करना, यहां से आपको टेस्ट अपने शुरू कर देने चाहिए मैक्सिमम, या फिर अप्रैल स्टार्ट से स्टार्ट कर दो तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग टारगेट ग्रुप में उनको मैं बता देता हूँ, अप्रैल के स्टार्ट से ही हम लोग टेस्ट शुरू कर देने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, और इससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे एफिशिएंट ढंग से कर पाओगे। बाकी मैंने जीरो से सारी स्ट्रैटेजी को डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो सब चीजें आप लोग ऑलरेडी देख रहे होगे, और मुझे पता है आपके पास समय की कमी होती है। आखिरी सेक्शन में मैं आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी देने की कोशिश करूंगा। जो लोग प्रिपरेशन फेज में हैं और वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं, उनको ऐसा अगर लगता है कि उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उनको बहुत ज़्यादा समय मिल रहा है डेली का, ठीक है, अपने लाइब्रेरी वगैरह में जाके वो लोग पढ़ रहे हैं, तो उनसे आप कैसे अपने सेपरेट कर रहे हो, उनकी वीकनेस क्या है जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। मैंने आपको बोला कि अपने बैकग्राउंड को एक्सप्लॉइट करना है, उसी तरह उनकी क्या वीकनेसेस है। देखो, सबसे बड़ा उनका वीकनेस है जो आपके साथ लागू नहीं होता, वो है फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और इसकी वजह से उनके लिए क्या होता है, उनका माइंडसेट क्या बना होता है कि भाई कोई भी जॉब मिल जाए, ठीक है, एनी जॉब विल डू। तो क्या होगा कि देखो, अगर कोई बंदा 4600 ग्रेड पे जॉब को एम करके तैयारी कर रहा है, तो थोड़ा सा वो नीचे जब फॉल डाउन करता है तो शायद वो 2800 ग्रेड पे की जॉब को पा लेता है, बट उसको चाहिए कि यार मुझे कोई भी जॉब मिल जाए, तो वो बहुत ज़्यादा उसका एफर्ट नहीं लगाता है, वो उसको लगता है 2400 ग्रेड पे ही मिल जाए तो काम चल जाएगा, और इस वजह से वो उसके भी नीचे जाकर गिरता है, यानी उसको सिलेक्शन से ही बाहर हो जाता है। इसलिए उनके लिए एनी जॉब इज एक्सेप्टेबल वाला माइंडसेट रहता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कुछ करते नहीं है।
ये मैं सब के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत जो मेजॉरिटी जो भीड़ लगी ना, आपको देख करके लगता है यार 10 लाख 15 लाख लोग एग्जाम देने चले जाते हैं, इनके बीच में हम कैसे टिकेंगे। तो मैं उनकी मेजॉरिटी लोगों की बात कर रहा हूँ कि उनको चाहिए भाई कोई भी जॉब मिल जाए, कोई भी जॉब मिल जाए, इस वजह से वो लोग 100% अपना एफर्ट नहीं लगाते हैं। तो इस चीज़ को आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। बहुत बड़ा जो चंक है वो नॉन इंग्लिश मीडियम लोगों का होता है, ठीक है, यानी हिंदी मीडियम, बंगाली मीडियम, एसएमएस मीडियम, ऐसे जगह से लोग आते हैं, तो इंग्लिश इनका आमतौर पे थोड़ा कमजोर होता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आते हो, अच्छे वाले इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से, तो इसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ठीक। ज्यादातर जो बड़ा सबसे मेजर क्राउड है वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के लोगों का होता है, ठीक है। इनके अंदर क्या है प्रॉब्लम, ये मैं बता रहा हूँ मेजोरिटी की, ऐसा नहीं कि सारे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के साथ ये दिक्कत है, बट मेजोरिटी के साथ ये दिक्कत होती है। इनोवेशन का वो लैक करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग नहीं है। ह्यूमैनिटीज के अंदर ये वाली प्रॉब्लम होती है, वो उनको अलग तरीके से उनका पूरा ट्रेनिंग होता है, तो वो ये इस तरह की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज होती है कि एक प्रॉब्लम है उसको हम छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक डाउन करेंगे, फिर इन छोटे प्रॉब्लम्स को अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, सबके लिए अलग अलग अप्रोच लगाएंगे, ये सारी चीजें यहाँ तक उनका दिमाग नहीं जाता है, वो लोग इसको नहीं समझ पाते। जबकि इंजीनियर्स के पास ये दिमाग बाय ट्रेनिंग डेवलप हो जाता है। तो अगर आप इंजीनियर हो या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हो, तो इसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हो, क्योंकि उनके पास इतनी स्ट्रेटेजिक एबिलिटी नहीं होती कि पूरे सिलेबस को तोड़ेंगे, वहां पे देखेंगे कहाँ कहाँ पे वीक पॉइंट है, उसको कैसे एक्सप्लॉइट करना है, उसकी अलग अलग स्ट्रैटेजी लगाएंगे। ये सारी चीजें वो सब नहीं करते। उनका रहता है कि यार मैं एक बैच खरीदूंगा, उस बैच में जो मास्टर मुझे बोलता वही करूंगा, अब मास्टर मुझे डुबाते तो डुबा दे, उनका वही सब रहता है, ठीक है। तो इसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। आमतौर पे जिन लोगों ने ह्यूमैनिटीज लिया था उनका स्कूल में एवरेज परफॉर्मेंस होता है। अगेन ये मैं सब के लिए नहीं बता रहा हूँ, बट जो आपका मेजॉरिटी चंक ऑफ प्रिपरेशन है उनके साथ यही प्रॉब्लम है, ठीक है। जो मैंने ये बोला ना कि आप 10 से 15 लाख देखकर जो डर जाते हो, उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि स्कूल में इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए ये लोग साइंस नहीं लिए, ठीक है। आमतौर पे हमारे देश में यही होता है, और फिर ये लोग आ जाते हैं ह्यूमैनिटीज में, और उसके बाद भी इनकी तैयारी का ग्राफ नीचे चला जाता है। ऐसा सबके साथ नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ऐसा सबके साथ नहीं है। बहुत सारे लोग डीयू तक पहुंचते हैं और बहुत सारे लोग बहुत झंडे बिगाड़ते हैं, बट मेजोरिटी चंक इसी बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। तो इनके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का कमी होता है। अगर आप स्कूल में एक अच्छे परफॉर्मर थे, तो अपने स्कूल के नॉलेज बेस को बहुत अच्छे से आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो इस एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके स्कूल से ही आती हैं। इस चीज को अगर आप पीवाईक्यूज को देखोगे, अच्छे से एनालाइज करोगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बहुत सारी चीजें आपने स्कूल में पढ़ रखी है, आपको रिविजन करना है। इनमें से ज्यादातर लोग टेक सेवी नहीं होते, यानी कि कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट होता है क्वालिफाइंग वाला, वो उनके लिए बहुत दर्दनाक होता है, ठीक है। उसके लिए उनको बहुत तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप आईटी बैकग्राउंड से आते हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हो, कुछ आपके पास नॉलेज है, तो आप यहाँ पे भी थोड़ा उनसे एज ले सकते हो। इसीलिए हमेशा ये मत सोचो कि आप में कुछ कमी है और उनके पास बहुत समय है। उनके पास समय होगा, बट आपके पास भी कुछ एक्स्ट्रा एज है, इस एज को आप जरूर एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है। जीके के दूसरे बैचेस में क्या रहता है कि आप हमारा एक तो जीके का मेन बैच परचेज करो, उसको कंप्लीट करो, उसके साथ वो बोलेंगे कि आप हमारा पीवाईक्यू का बैच करो, उसके बाद वो बोलेंगे हमारा रिवीजन का बैच करो, उसके बाद बोलेंगे माइंड मैप्स का बैच करो, उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि हम आपको कुछ और एक्स्ट्रा रिवीजन पॉइंटर्स दे रहे हैं, उसके लिए आप हमारा क्रैश कोर्स भी करो। उसके बाद वो बोलेंगे कि गेस करने के लिए हम आपको अलग से एक बैच देंगे, उसमें आप गेस करना सीखोगे। तो इस तरह से 5-6 बैच करके आपका जो टोटल कंटेंट वो आपको देते हैं, वो लगभग 2-3 हज़ार घंटे का हो जाता है, अगर आप प्रॉपर से उसको रिवाइज करना चाहते हो तो। हमारे जीके जीनियस बैच में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ये जानते हैं कि एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए आपको सिर्फ जीके नहीं पढ़ना होता है, आप इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स को भी पढ़ रहे होते हो। तो हमने एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में, यानी 100 से 120 आवर्स में आपको इस बैच को देखना है, इसको प्रैक्टिस करना है और इसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। उसके साथ में अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते हो, तो आराम से आप रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में हिट कर पाओगे, ठीक है। तो ये बैच हमने यही ध्यान में रखकर बनाया है कि आपको ये 40 तरह की चीजें नहीं करनी पड़े, आप सिर्फ एक बैच पे फोकस्ड रह सकते हो और इससे ही अपना मैक्सिमम आउटपुट आप एसएससी सीजीएल के अंदर निकाल सकते हो। इस बैच का जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रखा गया है, लेकिन ये प्राइस भी आपको पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये प्राइस गलती से भी पे मत कर देना। कूपन कोड आप ऑफिसर का इस्तेमाल कर लेना, तो आपको इसमें भी थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, तो सबसे बड़ा फायदा है कि आप 2x 3x 4x में करके इसको स्पीड में देख सकते हो। इसके आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन वो इंग्लिश में होंगे और केवल ऐप के अंदर खुलेंगे। ये पूरा बैच भी इंग्लिश है, यानी इंग्लिश मीडियम का बैच है बेसिकली। जैसे अभी इंग्लिश में चीजें लिखी हुई और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इसी तरीके का ये बैच है। लूसेंट से ज्यादा डीप, बेटर और अपडेटेड यहाँ पे कॉन्टेंट रहेगा आपके लिए। इसमें कॉन्टेंट ज्यादातर मैंने बनाया है, मैं एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड हूँ, साथ में मेरे टीम के दूसरे मेंबर्स ने भी यहाँ पर अपना योगदान दिया है। तो आप इस जीके जीनियस बैच के जो भी डेमो वीडियोस हैं, ये एग्जाम क्लस्टर ऐप में देख सकते हो। इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है, यहाँ पे आपको डेमो वगैरह मिल जाएगा। अगर डेमो देखकर आपको अच्छा लगता है तो इस बैच में आप इनरोल कर सकते हो। प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है और इसमें भी आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर इस बैच के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हो, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो, तो 898792
1161 इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, ये भी पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा।